प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अम्बासा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास का डबल इंजन रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा को डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास की पटरी पर लाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। अब बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथ ही कहा कि पिछली सरकारों ने यहाँ लूटने का लाइसेंस दे रखा था। वहीं पीएम मोदी ने त्रिपुरा के गोमती में चुनावी जनसभा में कहा कि जब यहाँ वामपंथियों की सरकार थी तब उसे गरीबों के घर बनाने में दिलचस्पी नहीं थी। वो त्रिपुरा के लोगों को घर मिले ये चाहते ही नहीं थे। पीएम ने कहा 5 साल पहले आपने जब डबल इंजन सरकार बनाई तब गरीबों के घर बनाने में तेजी आई। पिछले 5 वर्ष में त्रिपुरा में 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन करता हूँ। हम राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा के लिए उनके प्रयासों को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर हमें सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंत्योदय व एकात्मक मानववाद से दीनदयाल उपाध्याय ने हर व्यक्ति को देश की प्रगति में सहभागी बनाने का मार्ग दिखाया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है। आज ईडी ने वाईएसआरसीपी कांग्रेस सांसद मंगटुका श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगटुका को गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि मंगटुका के तार इस घोटाले से जुड़े हैं। ईडी के अनुसार मंगटुका राघव रेड्डी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के घोटाले की योजना को तैयार करने और फिर उससे अनुचित लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। कट्टरपंथी शख्स की पहचान आरिफ के रूप में हुई है। वहीं राज्य के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है और बताया कि वह बीते करीब 2 वर्षों से आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में था। आरिफ बेंगलुरु में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि वो ईरान और अफगानिस्तान के लिए जल्द ही रवाना होने की तैयारी में था। वहां जाकर वह आतंकी संगठन ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन एनआईए ने उसे आज बेंगलुरु से ही गिरफ्तार कर लिया। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2.58 लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी रक्षा उत्पादन किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 वित्त वर्ष 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 में क्रमशः 79,071 करोड़ रुपए, 84,643 करोड़ और 94,846 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। तो वहीं रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन में अगले 5 वर्ष के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को आरएसएस के मार्च के लिए रास्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस आरएसएस को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सड़कों पर पथ संचालन करने की अनुमति दे। बता दें कि 30 सितंबर 2022 को सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को आरएसएस को 2 अक्टूबर के बजाय 6 नवंबर को रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है। तो वहीं आरएसएस की तरफ से 50 स्थानों पर रैली और जुलूसों की इजाजत मांगी गई थी। विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और भारत 112वें स्थान से सीधे 55वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO के यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के तहत भारत ने 9 से 16 नवंबर 2022 तक ICAO समन्वित सत्यापन अभियान शुरू किया गया था। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कहा, अंतिम रिपोर्ट के बाद भारत की सुरक्षा निरीक्षण क्षमता रैंकिंग 112 से 55 पर आ गई है। DGCA के अनुसार यह रैंकिंग गतिशील है और ICAO के द्वारा किए गए विभिन्न ऑडिट के परिणामों पर निर्भर है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए महाविनाशकारी भूकंप में अब तक 24,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 26,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं और अभी भी मलबे में बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के अनुसार भूकंप के कारण 53 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। इस दौरान 10,000 से अधिक इमारतें धराशायी हुई हैं। भारत समेत करीब 70 देश यहां मदद के लिए आगे आए हैं।
भारतीय बचाव दल की टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक है और सबसे बड़ी टीम भी है। यूपी के फतेहपुर जिले में ईसीआई चर्च में 14 अप्रैल 2022 को प्रार्थना सभा के दौरान हुए मनतांत्रण के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 10 वर्षों से वह प्रयागराज के डैनी स्थित सैम हिकिन बॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित यीशु दरबार की डीवीडी और सीडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष व महिलाओं का ब्रेन वॉश करते थे। फिर उन्हें शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य व रुपयों का लालच देकर मनतांत्रण कराते थे। एसआईटी टीम ने बताया कि अभी 2 वर्षों के भीतर वह करीब 250 परिवारों का मनतांत्रण भी करा चुके हैं। एसआईटी टीम में यूपी हेड से 70 डीवीडी, मोबाइल फोन, इसके साथ ही से 4 सीडी कैसेट, 6 रील वाली सीडी बरामद कर जेल भेज दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर मार्ग पर खुले रूप से मांस बेचने के मामले को लेकर बड़ी खबर आई है। मंदिर मार्ग पर खुले रूप से बिक रहे मांस की दुकानों के बंद करने की मांग काफी समय से उठ रही थी। नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने यह मांग उठाई और कहा, मंदिर पहुंच मार्ग पर मांस बिकता देख भक्तों की आस्था आहत होती है, इस पर रोक लगनी चाहिए, जिसे लेकर अब निगम में प्रस्ताव पास हो गया है। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह से कहा कि वे नियमों का पालन करते हुए मुख्य मार्गों पर खुले रूप से मांस बिकना बंद कराएं। बता दें कि महाकाल मंदिर मार्ग तोपखाना, बेगम बाग पर मांसाहार व्यंजनों की कई दुकानें हैं। इन पर खुले रूप से मांस की बिक्री होती है। वाराणसी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 18 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। यह टर्मिनल जल्द ही उत्तर मध्य रेल लाइन के डबल ट्रैक से जुड़ जाएगा। जगन्नाथपुर स्टेशन से बंदरगाह तक बिछाई जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्वांचल के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें वाराणसी के जहलुपुर, टेगरा, चंदौली के ताहिरपुर, हमीरपुर, पटनवा और मिर्जापुर के बरईपुर व गोरखपुर गांव शामिल हैं। प्राधिकरण वाराणसी के निर्देशक राकेश कुमार के अनुसार जगन्नाथपुर रेल स्टेशन से रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल तक रेलवे लाइन बिछाने संबंधी कार्य का सर्वे हो चुका है, तो वहीं 500 करोड़ की लागत से उत्तर रेलवे के कैंट स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन पीआरडी जवानों के आश्रितों को विभाग में नौकरी मिलेगी जिनकी मौत सेवा में रहते हुए या प्रांतीय रक्षक दल में वैध रूप से पंजीकृत रहने की स्थिति में हुई हो। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 9,300 पीआरडी जवान हैं, जिसमें 600 महिलाएं हैं। भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कर संग्रह में शानदार तेजी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपए पर जहां पहुंचा है, तो बीते वर्ष के मुकाबले 24.09% अधिक है। 10 फरवरी 2023 तक के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 19.33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स, जिसमें शेयर खरीद फरोख्त पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को मिलाकर उसमें 29.63% का उछाल देखने को मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए महज 3 दिन में ही नागपुर टेस्ट में धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 मैचों की श्रृंखला में पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत ने 3 ही दिन में पारी और 132 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। मैच की दूसरी पारी में रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं टिक पाए। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 5 विकेट झटके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 जबकि भारतीय टीम ने 400 रन बनाए थे। इस मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक बनाया था।